सोनमपुर नामक राज्य में आदित्य सिंह नाम के एक राजा रहते थे। राजा बचपन से ही बहुत सीधे थे। राजा के पिता राजा के बहुत ज्यादा सीधेपन से परेशान रहते थे। मंत्री जी, मैं पुत्र आदित्य के सीधेपन से बहुत परेशान हो गया हूँ। क्यों महाराज? मंत्री जी, वो इतने सीधे हैं कि उनको बेवकूफ बनाकर कोई भी उनका फायदा बहुत आसानी से उठा सकता है। नहीं महाराज, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मंत्री की बात सुनकर राजा के पिता वहां से चले गए। दूसरी तरफ अजय नाम का लकड़हारा लकड़ियां काटते हुए अपने मन में सोच रहा था। क्या मुसीबत है, क्या मेरे जीवन में हमेशा इन सूखी लकड़ियों को काट कर बेचना ही लिखा है। अजय मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था। तभी उसका साथी बिरजू उससे कहता है, अजय, तुम हर समय अपनी किस्मत को क्यों कोसते रहते हो? कोसू नहीं तो क्या करूं बिरजू, भला ये भी कोई जीवन है? दिन भर की मेहनत के बाद हाथ में 2 पैसे आते हैं और वो भी खर्च हो जाते हैं। अजय, तुम मेहनत करते जाओ, क्या पता तुम्हारी मेहनत देखकर ईश्वर तुम्हारे दिन बदल दे। हाँ हाँ, बदल ही ना जाएं कहीं मेरे दिन। अजय ये कहकर फिर से अपने काम में लग जाता है, जबकि बिरजू अपना काम पूरा करके वहां से चला जाता है। मंत्री जी, आज हमें राज्य के दौरे पर जाना है, आप तैयारियां कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। राजा ये कहकर मंत्री जी के साथ राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। रास्ते में राजा को एक छोटी सी जख्मी चिड़िया दिखाई देती है। मंत्री जी रुकिए, मुझे उस चिड़िया की मदद करनी है। महाराज, उस चिड़िया को छोड़िए, हम यहाँ से निकलते हैं, बहुत समय हो गया है। नहीं मंत्री जी, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि एक जख्मी चिड़िया को यहाँ मरने के लिए छोड़ दूं। राजा ये कहकर उस चिड़िया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, प्यारी चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ है? महाराज, मुझे चोट लग गई है, इसलिए मैं घोंसले पर नहीं चढ़ पा रही हूँ। कृपया आप मेरी मदद कर दीजिए। हाँ प्यारी चिड़िया, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, मुझे मेरे घोंसले में बिठा दीजिए। राजा चिड़िया की बात सुनकर उसे घोंसले पर बिठा देता है और फिर कहते हैं, प्यारी चिड़िया, मैंने तुम्हें तुम्हारे घोंसले में रख तो दिया, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और तुम तो जख्मी भी हो, तो इनके और अपने लिए खाना कहाँ से लाओगी? महाराज, जब तक मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती, तब तक मुझे और मेरे बच्चों को भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं छोटी चिड़िया, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपने साथ महल में ले चलता हूँ। राजा ये कहकर चिड़िया और उसके बच्चों को महल में ले आते हैं। छोटी चिड़िया, ये हमारा महल का बगीचा है, यहाँ इस पेड़ पर हमने तुम्हारा घोंसला बनवा दिया है, अब तुम और तुम्हारे बच्चे यहीं रहेंगे। चिड़िया अपना नया घोंसला देखकर बहुत खुश होती है और राजा से कहती है, महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। चिड़िया की बात सुनकर राजा खुशी खुशी अपने महल चले जाते हैं। दूसरी तरफ अजय रोज लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता है। लकड़ियां काटते हुए उस दिन अजय और उसका मित्र बिरजू आपस में बातें करते हैं। अजय, अब तो यहाँ अच्छी लकड़ियाँ भी नहीं बची जिन्हें हम काट कर बेचें। जो अच्छी लकड़ियाँ थीं वो तो सब पहले ही कट चुकी हैं। हाँ बिरजू, तुम सही कह रहे हो, अब हम कहाँ से अच्छी लकड़ियाँ ढूंढें? एक जगह है जहाँ की लकड़ियाँ अभी तक किसी ने नहीं बेची, मगर वो जगह। बिरजू अजय से ये कहते हुए अचानक चुप हो जाता है। तभी अजय उससे पूछता है, कौन सी जगह? तुम किस जगह की बात कर रहे हो? वो मैं काले जंगल की बात कर रहा हूँ, लेकिन लोगों का कहना है कि उस जंगल में आत्माओं का वास है। अजय
बिरजू की बात सुनकर चुप रहता है और फिर थोड़ी देर के बाद में कहता है, नहीं बिरजू, वाकई वो जगह सही नहीं है, तुम वहां मत जाना। अजय और बिरजू बातें करते करते सारा काम करते हैं और फिर बिरजू अपना काम खत्म करके वहां से चला जाता है। बिरजू एक नंबर का बेवकूफ है। भला आत्माएं भी होती हैं कहीं? ये सब बस लोगों को डराने के लिए अफवाहें फैलाई गई हैं। मैं तो जाऊंगा वहां और अब वहीं की लकड़ियां काट कर बेचूंगा। अजय ये सोचकर काले जंगल की तरफ निकल जाता है। प्यारी चिड़िया, अब तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ महाराज। प्यारी चिड़िया, एक बात बताओ, तुमने अपने बच्चों को अभी तक उड़ना क्यों नहीं सिखाया? महाराज अब ये बहुत छोटे हैं, अगर मैंने इन्हें अभी उड़ाना सिखाया तो ये गिरकर जख्मी हो जाएंगे। राजा और चिड़िया की अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो राजा के पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मंत्री जी, मेरे पुत्र इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? मैं इनका विवाह राजकुमारी सुलेखा से तय कर रहा हूँ और ये यहाँ इन चिड़ियों के साथ समय बिता रहे हैं। महाराज चिंता मत करिए, हमारे राजा राजकुमारी के आने के बाद बदल जाएंगे। मंत्री जी की बात सुनकर राजा के पिता वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य के राजा वीर सिंह की पुत्री राजकुमारी सुलेख थी, जो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। पुत्री, मैंने आपका विवाह अपने मित्र के पुत्र और पड़ोसी राज्य के राजा आदित्य से तय कर दिया है। पिताजी, लेकिन उन्हें तो सब बेवकूफ के नाम से जानते हैं ना? नहीं पुत्री, वो बेवकूफ नहीं हैं, बस थोड़े सीधे हैं। ठीक है पिताजी, मुझे आपका फैसला मंजूर है। शाबाश मेरी पुत्री। वैसे मेरे दोस्त ने मुझे और आपको अपने राज्य आने का निमंत्रण भेजा है। ठीक है पिताजी। राजकुमारी अपने पिता के फैसले को मानकर वहां से चली जाती है। इधर राजा आदित्य मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, आज मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, मैं अभी तैयारी करता हूँ। मंत्री जी, आज मैं अकेला शिकार पर जाऊंगा। लेकिन महाराज, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। मंत्री जी, ये मेरा आदेश है। राजा ये कहकर अकेले शिकार पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अजय काले जंगल में पहुंचकर देखता है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, शायद इसीलिए इस जंगल को लोग काला जंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ आत्माएं तो नहीं हैं। वैसे अच्छा हुआ कि मैंने बिरजू को नहीं बताया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। अब मैं आराम से यहाँ की लकड़ियों को काट कर बेचूंगा। अजय मन ही मन बातें करता हुआ जंगल के अंदर काली गुफा के पास पहुंच जाता है। कुछ दिन अजय काले जंगल के पेड़ की लकड़ियां बेचकर पैसे कमाता है। अचानक एक दिन लकड़ियां काटते समय वो अपने मन में सोचता है, क्या मैं जिंदगी भर एक लकड़हारा ही बनकर रहूंगा? इतना सोचकर अजय फिर से लकड़ियां काटने लगता है। दूसरी तरफ राजा आदित्य शिकार पर निकले थे। तभी उनका घोड़ा अचानक काले जंगल के अंदर भागता है। ये काला जंगल है, वापस चलो। घोड़ा राजा की बात सुने बिना जंगल के अंदर भागता जाता है। भागते भागते वो अचानक से अजय के पास आकर रुकता है। सुनो, तुम इस काले जंगल में क्या कर रहे हो? अरे, आप तो महाराज आदित्य हैं ना? आप यहाँ? अजय राजा को काले जंगल में दिखकर हैरान होता है। राजा भी अपने शक्ल से मिलते जुलते अजय को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। महाराज, मैं तो एक लकड़हारा हूँ, यहाँ लकड़ियाँ काटने आता हूँ। राजा अजय की बातें सुनकर
अजय को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और फिर उससे कहते हैं, अरे तुम तो बिल्कुल मेरी तरह लगते हो, बस हमारे वस्त्रों का अंतर है। राजा की बेवकूफी भरी बातें सुनकर अजय अपने मन में एक शातिर योजना बनाने लगता है। इस राजा के बारे में जितना मैंने सुना था, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। वैसे ये दिखता तो बिल्कुल मेरे जैसा है, क्यों ना मैं इसकी जगह ले लूं। वो अपने मन में ये सोचकर राजा से कहता है, महाराज सही कहा आपने, मैं और आप बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, वस्त्रों का अंतर है। क्यों ना आप मेरे वस्त्र पहनकर देखें और मैं आपके, आखिर पता तो चले हम दोनों एक दूसरे के वस्त्र में कैसे लगते हैं। राजा अजय की बात मानकर उसके वस्त्र खुद पहन लेते हैं और अपने वस्त्र अजय को दे देते हैं। राजा के वस्त्र पहनकर अजय हंसने लगता है। अजय, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी किस्मत इतनी जल्दी कैसे पलट गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आज से मैं आपकी जगह राजा बनकर आपके महल में रहूंगा और आप मेरी जगह। राजा अजय की बात सुनकर उससे कहते हैं, अजय, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराज, सजा तो तब मिलेगी ना जब आप लोगों के पास पहुंच पाएंगे। अजय ये कहकर राजा को उस काली गुफा में कैद कर देता है और खुद राजा की जगह लेकर महल में आ जाता है। महाराज, आपने बहुत देर लगा दी आने में, कहाँ रह गए थे आप? मंत्री जी, मैं कुछ काम से राज्य के बाहर निकल गया था, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। अजय मंत्री जी से अच्छे से बात करके अपने कक्ष में चला जाता है। अगले दिन राजा के पिता राजा को अपने पास बुलाकर कहते हैं, राजा आदित्य, मैंने आपका विवाह राजकुमारी सुलेखा से तय कर दिया है और अब वो कुछ देर में यहाँ अपने पिता के साथ आती ही होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप उनके सामने किसी भी प्रकार की बेवकूफी नहीं करेंगे। पिताजी, आप निश्चिंत रहिए। अजय राजा से ये सब कुछ कहकर महल के बगीचे में निकल जाता है, जहां वो छोटी चिड़िया राजा के इंतजार में बैठी थी। महाराज, आप आ गए। आज हमने सुना है कि राजकुमारी सुलेखा से आपका विवाह हो रहा है। चिड़िया की बात सुनकर अजय अपने मन में सोचता है, वाकई ये राजा बहुत बड़ा बेवकूफ है। ये इंसान तो जानवरों से भी बेवकूफी करता है। अजय अपने मन में ये सोचकर अपने कक्ष में चला जाता है, जबकि चिड़िया राजा के जवाब न देने पर अपने मन में सोचती है, ये महाराज को क्या हो गया है? इससे पहले तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया। कुछ देर के बाद में, राजकुमारी सुलेखा, हम बहुत खुश हैं कि आपने मेरे पुत्र से विवाह करने के लिए हामी भरी। महाराज, ये मेरे पिताजी की इच्छा थी जिसका मैं पालन कर रही हूँ। अभी राजा राजकुमारी सुलेखा से बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर राजा आदित्य आते हैं। प्रणाम पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, इनसे मिलो। ये हमारे मित्र और उनकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा हैं। मैंने आपका विवाह इन्हीं से तय किया है। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजा आदित्य से कुछ देर अकेले में बातें करना चाहती हूँ। ठीक है राजकुमारी, आप महल के बीच में जाइए और राजा से बात कर लीजिए। राजा आदित्य, आपको देखकर और आपसे बातें करके मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आप बहुत ज्यादा सीधे या बेवकूफ हैं, बल्कि मुझे तो आप बहुत ज्यादा अच्छे लगे। राजकुमारी, ये तो लोगों की सोच है, लोगों की सोच मैं बदल नहीं सकता। राजा और राजकुमारी आपस में बातें करते हैं और फिर कुछ देर के बाद राजकुमारी अपने पिता और राजा के पिता से कहती है, पिताजी, मुझे आदित्य पसंद है।
मैं इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कुछ दिनों के बाद आदित्य का विवाह राजकुमारी सुलेखा से हो जाता है। फिर राजकुमारी सुलेखा खुशी खुशी राजमहल में रहने लगती है। कुछ दिन साथ रहने के बाद उन्हें राजा के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आने लगता है। मंत्री जी, मैं चाहता हूँ राज्य में जितने भी लोग हैं उनसे राजमहल के खजाने में जमा करने के लिए उनकी आमदनी का एक हिस्सा लाया जाए। महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? हम राजमहल के खजाने से उन्हें देते हैं, ना कि उनसे लेते हैं। मंत्री जी, आप अभी नहीं समझेंगे। अगर हम इसी तरह से अपने खजाने को इन गरीबों में लुटाते रहेंगे तो बहुत जल्दी हम कंगाल हो जाएंगे। इसीलिए मेरे दिए गए आदेश का पालन किया जाए। राजा के फैसले से राजकुमारी हैरान होती है और उनसे कहती है, महाराज, आपका ये फैसला बिल्कुल गलत है। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। महारानी, ये मेरा और मेरी प्रजा का मामला है। इन सब में आप बीच में मत पड़िए। राजा ये कहकर वहां से चले जाते हैं। तभी राजकुमारी अपने मन में सोचती है, मैं तो राजा को बहुत सीधा समझती थी, मगर ये तो बहुत ज्यादा शातिर निकले और इनका बर्ताव भी सबके लिए बहुत ज्यादा खराब हो गया है। ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ दिन बीतते हैं और राजा ऐसे ही उल्टे सीधे फैसले अपनी प्रजा के लिए करते हैं, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी राजकुमारी अपने मन में सोचती है, कभी कभी मुझे शक होता है कि ये हमारे राजा आदित्य नहीं है, क्योंकि जहां तक मैंने इनके बारे में सुना था ये बहुत ही सीधे और साफ दिल के थे, मगर अब तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जल्लाद हो। राजकुमारी अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी मंत्री जी वहां आकर उनसे कहते हैं, महारानी जी, पता नहीं कैसे लेकिन राजा आदित्य बहुत बदल गए हैं। राजा पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। मुझे लगता है जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जी मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने अक्सर महाराज को आधी रात में कहीं जाते हुए देखा है। राजकुमारी की ये बात सुनकर मंत्री जी कहते हैं, राजकुमारी, जिस दिन आप यहाँ आई थीं, मैं उसी दिन से राजकुमार में बदलाव महसूस करने लगा था, लेकिन इसे मैंने अपना वहम समझा था और अब मुझे यकीन हो रहा है कि कुछ तो हुआ है जो हमें पता नहीं है। राजकुमारी मंत्री जी की बात सुनकर उनसे कहती है, ठीक है मंत्री जी, अब आप जा सकते हैं। बाकी जो कुछ भी करना होगा वो मैं खुद ही करूंगी। रात के समय राजकुमारी सोने का नाटक करती हैं और देर रात में राजा को उठकर कहीं जाता हुआ देखकर उनका पीछा करती हैं। आज मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये चक्कर क्या है। चलते चलते अजय काले जंगल की उस गुफा में आता है जहां राजा आदित्य कैद होते हैं। महाराज, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मगर आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। अजय ये कहकर हंसते हुए राजा आदित्य को अपने हाथों से खाना खिलाता है, साथ ही उनसे अपनी पुरानी बातें भी करता है। दूर खड़ी राजकुमारी सुलेखा ये सब कुछ देखकर क्रोधित होती है। फिर पास आकर कहती है, तुम एक बहरूपिये हो। तुम राजकुमार आदित्य की जगह लेकर मुझसे तुमने छल से विवाह किया है और मैं तुम्हें असली राजा समझकर तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनती रही। फिर राजकुमारी सुलेखा राजा आदित्य की रस्सियां खोलती हैं। राजा आदित्य, आप ठीक तो है ना? जी राजकुमारी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजा आदित्य, आप यहाँ कैसे आए और ये आदमी कौन है जिससे मेरा विवाह हुआ है? राजकुमारी के पूछने पर राजा आदित्य उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर राजकुमारी को बहुत दुख होता है और फिर वो कहती हैं, अजय, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुमसे कितना प्रेम करती थी,
लेकिन तुमने मुझे बदले में ये सिला दिया। अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। राजकुमारी की गुस्से भरी आवाज सुनकर अजय अपने होश में आता है। राजकुमारी सुलेखा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पैसे के लालच में इतना अंधा हो गया कि मैंने राजा के सीधेपन का फायदा उठाया, मगर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आपसे अलग भी नहीं होना चाहता। अजय, तुम मेरे ही नहीं बल्कि राजा आदित्य के भी गुनहगार हो, इसलिए तुम्हें वही सजा देंगे। राजकुमारी की बात सुनकर राजा आदित्य उनसे कहते हैं। राजकुमारी सुलेखा, कोई बात नहीं, ये सब मेरी बेवकूफ़ी के कारण हुआ था। अब मैं समझ गया हूँ कि किसी भी राजा को इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अजय को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मैं कौन होता हूँ इसे सज़ा देने वाला। अजय राजा की बात सुनकर राजा के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगता है और उनसे कहता है। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपके साथ साथ मैं राजकुमारी सुलेखा का भी दोषी हूँ। इसीलिए मैं आपको आपका सब कुछ वापस कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अजय ये कहकर वहां से जाने लगता है। तभी राजकुमारी सुलेखा उनके पास आती है और उनसे कहती है। अजय, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब राजा नहीं रहे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी? ऐसा नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही मेरे लिए काफी है। तुमने गलत रास्ते को छोड़ा और सही रास्ते को चुना है। अजय और मैं इसमें तुम्हारा साथ जरूर से देंगे। जहां तुम जाओगे वहां मैं भी जाऊंगी। राजकुमारी ये कहकर अजय के साथ एक आम सा जीवन बिताने के लिए आगे निकल जाती है।